हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। मेरा नाम है राहुल और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बात करूंगा सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट पर आधारित, उस रिपोर्ट की समरी हम यहाँ पर डिस्कशन में लेंगे। इसके अलावा ये सिर्फ एक सेकंड एआरसी की समरी नहीं है, ये वीडियो जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो में आपका फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर 1 एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट और पेपर 2 ये दोनों यूनिट्स को कंबाइन करके सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन और सेकेंड एआरसी का जो समरी है विजन आईएएस की समरी में यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू मेक इट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जितना ज़्यादा किया जा सकता है उतना किया जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के साथ लिंकिंग भी करूँगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें डिस्कशन में लूँगा। सो इट इज़ नॉट ओनली द सेकेंड एआरसी समरी, इट इज़ नॉट फॉर द जनरल स्टडीज़। आई एम नॉट गोइंग टू टीच द सेकेंड एआरसी समरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज़। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये वाली यूनिट पूरी अच्छे से जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप जो है इस वीडियो को जस्ट अब यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर से। तो यहाँ पर आप कोट कर सकते हो, अगर इंट्रोडक्शन समझो इस स्पेसिफिक यूनिट का, देन यू कैन से कि यहाँ पे एक पर्सन थे लॉयड जॉर्ज, नॉट जी इट्स डी, लॉयड जॉर्ज। ओके, सो लॉयड जॉर्ज एक पर्सन थे, उन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट, उन्होंने सिंपल बोला गवर्नमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, government is finance, take out finance, there is no government. Okay, so government is finance, just if you take out finance there is no government. So you can just understand the importance of finance in the government. यहाँ से ये पता चल गया कि यार गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट में फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू टेक आउट फाइनेंस गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। जैसे MS स्वामीनाथन ने क्या कहा था, इफ़ अ कंट्री फेल्स, if country fails तो उसका रीज़न क्या होगा, if agriculture fails the country fails, everything fails। ठीक है, तो क्योंकि वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की। यहाँ पे जब फाइनेंस की बात करोगे यू कैन यूज़ दिस थिंग। इसके अलावा एक हूवर कमीशन था और उस हूवर कमीशन ने बोला था कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ठीक है, किसने बोला था, हूवर, HOOVR, हूवर कमीशन। इस कमीशन ने बोला था कोर ऑफ जो है मॉडर्न गवर्नमेंट वो है फाइनेंस। ये चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो जब आप किसी फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या फिनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। इसके अलावा कंक्लूजन में भी लिख सकते हो कि वो पर्सन बिल्कुल राइट था, मीन्स लाइक से लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, तो उस पर इम्पॉर्टेंस दिखाते हुए आप ऐसे बात कर सकते हो कि लॉयड जॉर्ज वॉज राइट व्हेन ही सेड दैट गवर्नमेंट इज फाइनेंस, टेक आउट फाइनेंस and there will be no government. Okay, so you can use this thing in your answers like this. I hope you are getting. इसके अलावा और लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, किसी ने लाइव ब्लड का, किसी ने कुछ और कहा। और एक इम्पॉर्टेंट अगर कॉम्प्रिहेंसिवनेस देखनी है तो एक एफी निग्रो की एक लास्ट डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। एफी निग्रो जो हैं उन्होंने ये बोला कि फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टुडे for the simple reason that while there seems to be a limit on what we may ask to the government, there is always a limit to funds available। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है, कोई लिमिट नहीं है आप क्या स्टेट से मांगना चाह रहे हैं, बट फंड में लिमिट है। ठीक है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, बट एट द सेम टाइम फंड्स आर लिमिटेड। आई होप यू आर गेटिंग। ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो लोग बिल्कुल मतलब जो नहीं समझ रहे थे चीज़ों को वो तो चले गए होंगे, अभी तक उन्होंने 2 मिनट का वीडियो देखा होगा और वो चले गए होंगे। अब जो बच्चे बचे हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल चीज़ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनका फ़ायदा हो जिन्होंने 4 मिनट मेरे इस प्रवचन पर विश्वास किया। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द राहुल्स फैक्टर।
ठीक है, जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। राहुल्स फैक्टर, राहुल्स फैक्टर क्या है, लिंक करता हूँ, ये स्टूडेंट्स ही बोलते हैं कि ये राहुल फैक्टर है, ये यूएसपी है आपकी। तो शुरू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो समझो यहाँ पे जो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे लिंक करोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग यूनिट से कैसे लिंक करोगे। सबसे पहली यूनिट क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में भाई, आपकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक ये चैनल और आपका ये एजुकेटर यहाँ पर है। ओके, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले शुरुआत करो भाई इंट्रोडक्शन से। सोचो, बिल्कुल मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो, आप खुद लिंकिंग करना सीखो। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोडक्शन में कहाँ लिंक कर सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से कि यहाँ पे बात होती है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की, यानी यहाँ बात होती है इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट की, कि यहाँ पे बात होती है वैल्यू फॉर मनी की। और जो वैल्यू फॉर मनी है ना, ये कॉन्सेप्ट किसका है, वैल्यू फॉर मनी, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के सारे principles like neo-taylorism, like you can say the other things like OECD का जो मैनेजीरियलिज्म है, इसके अलावा ऑसबॉर्न और गैबलर का जो एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट है जहाँ पर वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। ऑल दोज थिंग्स कैन बी लिंक्ड ओवर हेयर एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट सर एंड मैम। इसके अलावा जब अभी आगे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ बजट आएंगे, टाइप्स ऑफ बजट आएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग की और जीरो बेस्ड बजटिंग की, लीनियर बजटिंग की, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे बजट की बात करेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जेंडर बजटिंग, ग्रीन बजटिंग, बहुत सारे बजट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बजट है टारगेट बेस्ड बजट, एक बजट है टारगेट बेस्ड बजट। ये जो बजट है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1980s के टाइम पर, ये स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किया था वो जो यूके के आपकी मार्गरेट थैचर थी और यूएसए के रोनाल्ड रीगन थे, जिनको हम रीगोनॉमिक्स और थैचरिज्म के नाम से जानते हैं। उनकी थियरीज़ को, उनकी चीज़ों को, बेसिकली प्राइवेटाइजेशन और ये सब बात थी जो ऊपर एनपीएम पढ़ा। तो उस टाइम पर ये चीज़ इवॉल्व हुई थी 1980s में, जहाँ पर स्टेट, क्योंकि देखो अब टारगेट बेस्ड बजटिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ जो है वो इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पर जाएगी, 3 E's पर जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से आपके इंट्रोडक्शन हो गए। इसके अलावा, और ये लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वो उतना ही है, और भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो चीज़ों को। जैसे वैल्यू फॉर मनी की बात थी तो ये एक ट्रेंड भी है, अगर मोहित भट्टाचार्य पढ़ोगे ध्यान से तो वहाँ पे पहला ही चैप्टर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है वहाँ यही लिखा हुआ है कि करंट ट्रेंड्स इन पब्लिक इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि स्टेट मिनिमलिज्म इज द करंट ट्रेंड, ठीक है। वहाँ जो लिखा है वो ऐसे उन्होंने नहीं बोला कि यूनिट 1 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो और फिर एनपीएम से लिंक करो, नहीं। तो स्टेट मिनिमलिज्म क्यों हो रहा है, देखो अगर वैल्यू फॉर मनी हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट को वो एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, खर्चा, वो खर्चा प्राइवेट कर रहा है सेक्टर, तो इस वजह से स्टेट मिनिमल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी वैक्सीनेशन हो रहा है तो अगर मान लो गवर्नमेंट कह दे कि स्टेट मिनिमलिज्म, या गवर्नमेंट कह दे ये काम हम नहीं कर रहे है ना, तो क्या होगा, प्राइवेट के पास जाएगा, तो अपने आप स्टेट मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ इंट्रोडक्शन वाली यूनिट हो गई, अब कलर बदलते हैं और हम फिर दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। देखो दूसरी यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है भाई, थिंकर्स। थिंकर्स से कैसे लिंक करोगे, एक एक करके शुरू हो जाओ। सबसे पहले जब भी बात आएगी इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की, कौन आएगा हमारे दिमाग में, वुड्रो विल्सन, क्योंकि वुड्रो विल्सन का कहना था दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन नो मैटर इट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो वुड्रो विल्सन इज़ लाइक ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन इसकी बात करते थे, इस वजह से वुड्रो विल्सन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज ऑफ द व्यू कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से चलना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें बोलते थे, बट एट द सेम टाइम आपको 3 E's याद रखने हैं। जब वो ये बात कर रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट मतलब बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, तब उन्होंने तर्क अलग दिए थे, ठीक है, कि ठीक है, तब तर्क जो है अलग दिए थे।
और जब उन्होंने ये कहा था कि बिजनेस की तरह एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, तो वो बेसिस था उनका इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, क्योंकि इनका जो ऐसे था वो इसी चीज़ पर आधारित था कि कैसे जो है गवर्नमेंट को मोर एफिशिएंट, इकोनॉमिक और इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे यही चीज़ थी, इसी वजह से तो अब इकोनॉमी, एफिशिएंसी मतलब क्या है, इकोनॉमी मतलब क्या है, एफिशिएंसी मतलब क्या है, सब फाइनेंस का ही तो खेल है भाई। तो इसी वजह से विल्सन को यूज़ कर सकते हो जब आप किसी पॉइंट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा और कौन से थिंकर हैं, आप यहाँ पे बात कर सकते हो ड्रकर की, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर जो हैं वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन जब भी बात करोगे तो इनकी सिक्स सेंस बहुत, मतलब ये बंदा ऐसा था कि खाना खाते, इसका खाना नहीं पचता था इनका जब तक ये गाली नहीं देते थे पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, मतलब लाइक ही वॉज क्रिटिकल एंड मोस्ट ऑफ हिज थियरी जो है वो इसी चीज़ पर है कि पब्लिक सेक्टर में बहुत दिक्कत है। मतलब आप पढ़ोगे अगर इनका चैप्टर जो दिया है प्रसाद प्रसाद में, तो हर हेडिंग का क्रक्स वही होगा, घूम फिर के ये चीज़ वहीं पे आएगी कि पब्लिक सेक्टर में दिक्कत है और प्राइवेटाइजेशन इज़ द की। ठीक है, रिफॉर्म्स आर द की। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, सो बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रकर ने यहाँ पे, एक तो ड्रकर ऐसे ही आप लिंक कर सकते हो, इसके अलावा ड्रकर ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था जेनरिक मैनेजमेंट। वो भी ये सब नहीं मानते थे कि पब्लिक प्राइवेट फलाना ढिमका, वो भी कहते थे मैनेजमेंट जो है वो जेनरिक है। ऑल दो वो ऐसा कहते थे कि ये देखो कोर है और पेरीफेरी है, मतलब मेजॉरिटी वाली चीज़ें सेम है, बस कॉन्टेक्स्ट का अंतर है। कॉन्टेक्स्ट का अंतर मतलब क्या कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भाई थोड़ा सा क्या करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है, माहौल थोड़ा अलग होता है कि वहाँ पे ज़्यादा आप पब्लिक की नज़र में हो गए, आपके ऊपर RTI फाइल हो सकती है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये बोला था कि वो ज़्यादातर तो कॉन्सेप्ट सेम है बट प्राइवेट और पब्लिक में ये अंतर है, इसलिए जेनरिक एडमिनिस्ट्रेशन या जेनरिक मैनेजमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा पीटर ड्रकर नहीं, हम नहीं मानते, एक थिंकर से हम एक लिंकिंग नहीं, एक और करते हैं। चलो, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ये एक फिनोमिना है जो यूज़ किया गया था बजट बनाने में। तो जैसे हमने ऊपर टारगेट बजटिंग पढ़ा था ना, टारगेट बेस्ड बजट, तो यहाँ पे MBO जो है पीटर ड्रकर का कॉन्सेप्ट है और दैट थिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बजट ओनली। UPSC ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम और जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के बाद में जो बजटिंग कॉन्सेप्ट्स आए हैं उन पर थोड़ा एनालिसिस उनका कीजिए। तो आपको वहाँ पे ये टारगेट बेस्ड बजट, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा इन दोनों के बाद की बात करनी है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन बजटिंग, जेंडर बेस्ड बजटिंग, ठीक है, और बजट फॉर रिजल्ट और न्यू परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की थी, तो ये आपको सारी चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस में पता होनी चाहिए। इसके अलावा और थिंकर बताओ सर, मज़ा नहीं आ रहा, एक और थिंकर लो। यहाँ पे ड्रॉर, एजिकल ड्रॉर इज समवन जो आपको यहाँ पे लिंक कर सकते हो। एजिकल ड्रॉर ने क्या कहा था, एजिकल ड्रॉर ने ये बोला था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, यानी उन्होंने इन चीज़ों की बात करी, सो दीज आर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इटसेल्फ। इसके अलावा इन्होंने ऐसे भी कहा था कि डिसीज, मतलब कोई भी चीज़ें हो रही तो एनालिसिस करने की, ऑल्टरनेटिव का एनालिसिस, वो सब चीज़ें इन्होंने जब कहा था करने को, तो वो चीज़ इसी से रिलेटेड है कि ऑल्टरनेटिव किस में क्या फ़ायदा है, नुकसान है। इवन जब आप ये पढ़ोगे ना टाइप ऑफ बजट में जो ये आपका प्लान, ये जो बजट होते हैं जो अलग अलग प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम वगैरह, तो उनमें भी इन चीज़ों की बात होती है कि आपको ऑल्टरनेटिव पर भी ध्यान देना है। ठीक है, जब आप कुछ काम कर रहे हो, तभी तो आपने देखा होगा ना कि इकोनॉमी कट और टोकन कट, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक कर सकते हो। नाउ थिंकर्स हो गए 2-3, कलर बदलते हैं अदरवाइज बोर हो जाओगे, है ना, तो कलर बदलते हैं, नया कलर। ओके, सो नाउ थिंकर्स हो गए। अब एक यूनिट और है अपने सिलेबस में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है कि नहीं है। अब जो सिलेबस ही नहीं पढ़ के आए तो गलत बात है, पहले पढ़ के आओ। ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल वाली क्लास हो रही है, थोड़ी सी, मतलब बेसिक तरीके से ही बता रहा हूँ बट स्टिल आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे पब्लिक चॉइस अप्रोच और न्यू बेसिकली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जब आप बात कर रहे हो तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आएगा। देखो, फिनेंशियल मैनेजमेंट, अगर जनरल डेफिनेशन देखोगे तो फिनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस। ये दो फंक्शन होते हैं इसके। ठीक है,
ये हटाओ इसको। पीसीए जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है मेंटेनेंस। यानी कि जैसे मान लो कोई अगर बजट बनाया जा रहा है तो किस लिए बनाया जा रहा है, या तो मेंटेनेंस किया जाएगा चीज़ों का, जैसे रोडवेज बनाई जाएंगी, हाईवेज बनाए जाएंगे, उनका मेंटेनेंस किया जाएगा, या कुछ डेवलप किया जाएगा जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग जो आपका क्या होता है। अगर आप थिंकर्स पे नज़र डालोगे ना तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो होता है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इसमें एडवर्ड वाइडनर वगैरह थिंकर्स हैं, तो दे विल टेल यू कि ट्रेडिशनल और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टेटस कोइस्ट था, मतलब जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और दो चार जाने जाते हैं जाने दीजिए, मतलब वो वैसा ये क्रक्स था उसका कि मतलब यहाँ पर जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस कोइस्ट था, लेकिन जो डेवलपमेंट मतलब ट्रेडिशनल वाला ऐसा था, लेकिन अभी वाला कैसा है, डायनेमिक है। डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनामिक, स्टेटिक नहीं है। पिछला वाला स्टेटस कोइस्ट था, ये एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन होता है। तो वही चीज़ है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ऐसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और भी चीज़ों से बात कर सकते हो, जैसे अब मैं बात करूँगा सिर्फ बजट की। इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, चलो यहीं कर देते हैं, इसका कलर फिर से चेंज करते हैं। और एक 3 थिंकर तो हो गए थे, चौथा थिंकर मेरे को याद आ गया, मतलब बजट वाला मैं अलग से कर रहा था तो उसको यहीं ले आते हैं। देखो 4th थिंकर यू कैन लिंक एमपी फॉले। अब आप कहोगे यार ये क्या बकवास हो रही है, एमपी फॉले कहाँ से आ गई। एमपी फॉले ऐसे आ गई, एक यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो बजट है इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपने अलग अलग इंटरेस्ट लेकर आ जाते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा, और दूसरा था कि यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपना, उनके बीच में जो है वो एक होता है इंटरेक्शन जो होता है, उसी के बाद बजट बनता है। ऐसा क्वेश्चन कुछ आया हुआ है। तो वहाँ पे उसका मतलब यही तो है, अलग अलग स्टेक होल्डर कौन कौन है। अलग अलग स्टेक होल्डर है आपका, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेक होल्डर, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपके एनजीओज भी कुछ होते हैं, वो भी अपनी पॉलिसीज़ करवा रहे हैं। फिर क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया होगा, है ना, वहाँ पे भी अंदरूनी चीज़ें चल रही होंगी ना, इंटरनल इलेक्टोरल बॉन्ड। आर यू गेटिंग द सरकाज़म है ओवर हियर, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट भी होता है, प्लस यहाँ पे आपका एनजीओस का हो गया, लोकल गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट। मान लो कि कोई पढ़ा लिखा प्रधान बन गया कहीं अगर, तो वो भी थोड़ा सा कहीं से कोई रूल बताएगा कि नहीं आप हमें पैसा दीजिए, है ना। सो आर यू गेटिंग दिस थिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये स्टेक होल्डर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। जैसे सबसे ज़्यादा इनका तो मुझे नहीं पता, पब्लिक प्राइवेट और ये सब नहीं पता, आप सीधा देखो स्टेट और सेंटर के बीच में होता है ना बवाल, कि अगर इन्होंने बोला था, अभी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम डिफेंस वगैरह पे थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे, या कुछ भी, इनके बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसी को तो फेडरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैगजीन देख रहे हो तो मैंने अभी एक दिन उसमें इसी वाले एडिशन में, मार्च के एडिशन में 6 तरीके के फेडरलिज्म बताए थे आपको एक डायग्राम के थ्रू। क्या क्या होते हैं फेडरलिज्म, आपको पता था। वहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, कोएर्सिव फेडरलिज्म है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बैटिव फेडरलिज्म है, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताई थी। तो यही चीज़ है कि फेडरलिज्म बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्लिक्ट वगैरह चलता है। तो यहाँ एमपी फॉलेट ने क्या बोला था कि यार कन्फ्लिक्ट तो आएंगे, conflicts are inevitable, you cannot ignore the conflict को आप avoid नहीं कर सकते, because conflicts are nothing but the interest का आगे आना, उसी को conflict बोलते हैं। जब अलग अलग इंटरेस्ट टकराएंगे तो अपने आप conflict आएंगे। सो conflict से डरना नहीं है, conflict को यूज़ करना है। कैसे करना है, सी टोल्ड अबाउट, पूरा थियरी अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, मैं यहाँ पे बताने नहीं बैठा हूँ, बस आपको समझना है कि हाँ लिंक हो रहा है, conflict आ गए हैं तो फिर काम होगा। इसके अलावा एक और थिंकर, इसी बजट के ही इसी वाले क्वेश्चन में एक और थिंकर है आपके, जो आपके चेस्टर बर्नार्ड वगैरह हैं, ठीक है। बर्नार्ड क्यों आ गए भाई यहाँ पे, बर्नार्ड इसलिए आ गए सरन मैम क्योंकि बर्नार्ड
he gave the definition of organization कि organization is nothing but the system of human cooperation. Okay, are you getting the analysis? यहाँ पर organization is nothing but the human cooperation का system, इसलिए ये भी तो यहाँ पे cooperation हो रहा है, human ही तो cooperate कर रहे हैं यहाँ पे. सेंटर स्टेट का मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई आत्मा आ जाएगी, यहाँ पे वो ह्यूमन ही तो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और ये सब, ये फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा अभी हम इसी सेकेंड ईआरसी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इसी में हम पढ़ेंगे. एक होती है बॉडी, एक बॉडी होती है इंस्टीट्यूट दिस क्या बोलते हैं इसको, आईएफए बोलते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र. ये सारी बॉडीज़ हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ यू हैव टू लिंक द थिंग्स. ओके इसके अलावा और भी आप फिर तो मतलब ये जेनरिक पॉइंट, ये तो हो गए आपके स्पेसिफिक पॉइंट. बाकी जेनरिक पॉइंट लिखने में किसी का कुछ नहीं जाता. आप सिंपल लिख दो. बजट में कोई अगर ऐसा लिंकिंग आ रहा है पार्टिसिपेशन का, तो ऑटोमेटिकली वो 4-5 थिंकर एक बार में धड़ाम से उनका दरवाजे खुल जाएंगे. वो सारे मतलब जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे जैसे ही पार्टिसिपेशन आएगा. क्या क्या आ जाएगा वहाँ पे एकदम से? सिस्टम 4 आ जाएगा, लिकर्ट का डबल लूप लर्निंग आ जाएगा, क्रिस एरगायरिस का मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगा, क्रिस एरगायरिस का, और आपका एमपी फॉले का आ जाएगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, और इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, यू जस्ट नेम इट एंड आई विल टेल यू हाउ टू लिंक. सो दीज आर द थिंग्स. ओके वापस आ जाते हैं. बहुत बकवास कर ली विद रेस्पेक्ट टू थिंकर्स, कुछ और भी कर लेते हैं, और भी कोई बात हो जाए, बहुत देर हो गई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर यूनिट कॉल्ड पीएसयूज. अब आप कहोगे पीएसयूज कहाँ से आ गई? पीएसयूज आ गई मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूनिट है. ठीक है, तो ये पीएसयूज हैं. तो पीएसयूज जो हैं वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि पीएसयूज जो हैं, अगर देखोगे ना ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल का ऑब्जेक्टिव एक है कि ये एक प्लान होता है. तो प्लान किस लिए? फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ऐसा समझो, यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बात करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की. आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि रिसोर्सेज किसी के पास कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए. जो आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हो करंट अफेयर में कि 1% जो टॉप की पॉपुलेशन है उसके पास इतने ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट रिसोर्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये एनपीएम का साइड इफेक्ट भी है यही रिपोर्ट, और ये यहाँ पे भी आ सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई वी हैव द प्रोग्रेसिव बजटिंग सिस्टम, है ना. तभी तो प्रोग्रेसिव बजटिंग है कि 5 लाख के पहले कोई इनकम टैक्स नहीं, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये बजट है. बजट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इनिशिएशन है. जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक किताब पढ़ोगे तो उसका पहला चैप्टर होता है जिसे हम बजट बोलते हैं. बजट इज़ द इनिशियल पॉइंट. ये बजट इज़ द मतलब कह सकते हो इज द स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो बजट से क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. इससे क्या किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? क्यों नहीं लगाया जा रहा रिग्रेसिव टैक्सेशन? क्यों नहीं लगाया जा रहा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन? द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर बात जो है ना वो ये बात हो रही थी कि यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इससे रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. अमीरों से पैसा लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा. सिंपल है ये, समझ रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप पे 5% या कह सकते हो 10% मान लो टैक्स लग रहा है. तो क्या हो रहा है? आपके 10 रुपीज़ चले गए. अब अपने बीच में डिफरेंस कितना रह गया? मेरे तो 50 उतना ही है, लेकिन आपकी हो गई 90 इनकम, तो हमारे बीच डिफरेंस 40 हो गया. और वैसे कितना रहता? 50 रहता. ऐसे क्या होता है? कम हो जाता है डिफरेंस. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. सो यहाँ पे इसलिए ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. सिमिलरली पीएसयू का ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे हैं. पीएसयू के ऑब्जेक्टिव कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. पीएसयू जो है वो स्टेट इंटरप्राइजेस हैं, वो एक्सपोर्ट वगैरह में सपोर्ट करती हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम भी करती हैं, वेलफेयर डेवलपमेंट भी करती हैं. एग्जाम्पल बताऊँ पीएसयूज में? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड,
क्या करता है ये, पता है ये नहीं पता है? इसमें क्या होता है, एलईडी उजाला, उज्ज्वल एलईडी बांटी जा रही थी, उजाला योजना, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है वो जॉइंट वेंचर है किसका, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये एनटीपीसी वगैरह क्या है, ये पीएसयूज ही तो हैं, लेकिन ये यहाँ क्या बांट रही हैं, बल्ब। ऐसे ही एसआरएनपी भी इनका है, स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोग्राम, इसमें क्या है, स्ट्रीट लाइटनिंग करी जा रही है। तो ये तो यार पीएसयू हैं, ये तो ये सब चीज़ें भी कर रही हैं, तो वेलफेयर डेवलपमेंट से भी पीएसयू को लिंक किया जा सकता है। प्लस एट द सेम टाइम हम इसको यहाँ पे एक चीज़ से और लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ईईएसएल तो हो गई, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग हैं। इंद्रधनुष एक है, इंद्रधनुष, इसके अलावा आपकी और भी होती है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड इज द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ऐसे 2-3 और हैं, तो उनकी जॉइंट वेंचर है। ये क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में गैस ग्रिड का डेवलपमेंट। तो आप कह सकते हो पीएसयू यहाँ पे भी रोल प्ले कर रही। लेकिन मैं आप वापस आ जाता हूँ, मैं थोड़ा बहक गया था टॉपिक से, ठीक है। पीएसयू में एक ऑब्जेक्टिव है कि ये रिसोर्सेज, जैसे हमने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि आर्टिकल 39 बजट में ये चीज़ देखता है कि यार एक जगह ना इकट्ठा हो जाए सारा रिसोर्सेज, ऐसे ही पीएसयूज भी करती हैं। पीएसयूज भी रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन करवाती हैं, ठीक है, ताकि मतलब एक जगह रिसोर्सेज ना इकट्ठे हो जाएं, तो हर जगह पीएसयूज वगैरह एस्टेब्लिश होकर चीज़ों को ऐसे सपोर्ट करती हैं, ठीक है। रीजन बेस्ड डेवलपमेंट और वो सारी चीज़ें कि यार यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पीएसयू बना दो, ठीक है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को ये सब मिले। तो वही चीज़ हो गई ना, इकोनॉमिक सर्वे ने यही तो बोला था कि इन्वेस्टमेंट इज़ द की ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट कर दो तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, रोड बनाओ, है ना, हाईवेज बनाओ, लेकिन एक चीज़ ये भी तो है, पीएसयू बनाओ, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा वापस आ जाते हैं, अब थोड़ा सा सारे पॉइंट हो गए। मैंने इंट्रोडक्शन से लिंक कर दिया, बहुत बढ़िया। मैंने थिंकर से लिंक कर दिया, बहुत बढ़िया। थिंकर में कितने थिंकर बताए, 5-6 थिंकर तो हो गए यार। ये विल्सन लिखा है, ये ड्रकर लिखा है, ये आपके पीटर ड्रकर ने पॉइंट बताए, ये फॉले लिखा है, ये बर्नार्ड लिखा है, और बाकी एक आध जेनरिक जो पार्टिसिपेशन के पॉइंट से आ जाए तो वो भी लिख देना। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, थिंकर के अलावा हमने ड्रॉर भी किया था, देखो, हाँ। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कर दिया, हमने पीएसयू से भी लिंक कर दिया, हमने, बहुत बढ़िया। अब तो अपनी सरकार बनेगी। अब एक और चीज़ यार रह गई है, अब जगह भी नहीं बची, मैं करूँ क्या, करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, वाह मोदी जी वाह। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। लास्ट टॉपिक है, यहाँ थोड़ी सी जगह मैं लिख रहा हूँ, देख लो, पब्लिक पॉलिसी इज ऑल्सो देयर। अब आप कहोगे यार ये कहाँ से आ गई पब्लिक पॉलिसी। देखो, पब्लिक पॉलिसी एक पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बना रही है। पब्लिक पॉलिसी में एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनिटरी पॉलिसी होती है। ये फिस्कल पॉलिसी वगैरह ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो ये एक एंगल हो गया। इसके अलावा ये एंगल तो यार सबको पता है, ये तो मतलब एक लॉजिकल है कि यार ठीक है, पब्लिक पॉलिसी फिस्कल, इसमें क्या मज़ा आ गया, कुछ नहीं मज़ा आया, है ना। एक और बताता हूँ, पब्लिक पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट है, लोवी है, एक पर्सन है, बहुत लोवी टाइप का था, तो एक लोवीज हैं, उन्होंने पॉलिसी टाइप्स बताए हैं। ये मैं कोई बहुत बड़ी कोई किताब और बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सिंपल अगर आप इग्नू पढ़ोगे या सिंपल आप आर.के. सप्रू पढ़ोगे, ठीक है, यही सोर्सेज हैं 2 पब्लिक पॉलिसी यूनिट के। सबसे बेस्ट सोर्स इग्नू ही है, और दोनों मतलब एक ही है, मतलब दोनों में सेम कंटेंट है। जो इग्नू में है वही इस बुक में है, मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, बट एक ही बिल्कुल सिमिलर कंटेंट है। तो इग्नू में जब पढ़ोगे तो लोवी के पॉलिसी टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इन्होंने यही बोला है कि पॉलिसीज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है, रेगुलेटरी पॉलिसी होती है ना, और ऐसे बताया हुआ है। रेगुलेटरी पॉलिसी के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे मान लो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और ये जितना भी जो राशन वाशन मिल रहा है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ का टाइप है, एग्जाम्पल है। एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी कि ज़्यादा पैसे वालों लोगों से पैसा लेके कम पैसे वाले लोगों को पैसा देने का होता है, तो दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होने की वजह से ये चीज़ आप कह सकते हो कि ये वो जो, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी बजट की ही बात है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट एग्जाम्पल ही है उसका बजट, तो आप फिर लिंक कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसके अलावा और यहाँ पर मैं और ज़्यादा अब लिंकेजेस मुझे यहाँ पर
यहीं पे मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया ना तो दोबारा देखो, ठीक है, फिर से देख लो एक बार, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी जितनी बार देखोगे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और जब आप आंसर लिख रहे होगे, अब लोग कहेंगे इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ कैसे करेंगे, आपने इतना बता दिया। ऐसा होता है कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कोई थीम आ रही है, उस थीम के जब पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप इन पॉइंट्स या इस पूरे एनालिसिस में कुछ ना कुछ लिख रहे होगे। लाइक आप पॉलिसी के बारे में लिख रहे होगे तो आप वहाँ पे लोवीज को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। या आप मान लो जैसे ये क्वेश्चन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। क्वेश्चन सिंपल सा था कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में एक उनके इंटरेस्ट के टकराने को ही बजट की प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उस चीज़ को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो कि हाँ MP फॉले, है ना, इट इज़ नथिंग बट द आइडिया ऑफ फॉले। और बर्नार्ड का जो बर्नार्ड, और यहाँ पे एक और कह सकते हो, बर्नार्ड तो है ही कोऑर्डिनेशन में, यहाँ एक लिंक और कर सकते हो, गुलिक। गुलिक जो पहला पर्सन था जिसने क्या बात की थी, कोऑर्डिनेशन की। ही टॉक्स अबाउट 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बाय कमेटीज, कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज, कोऑर्डिनेशन बाय हायरार्कीज, ठीक है। और ये पढ़ोगे अगर तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बाय कमेटी जो है वही तो होता है। कैसे होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या इन सब ये कमेटीज़ की तरह ही तो काम करते हैं कि यार ठीक है तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हारी क्या डिमांड है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड यहाँ पे दी जाती है। और ये जो IFA है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये जो बॉडी है, ये बॉडी सेकेंड ARC में लिखी हुई है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये बॉडी ये क्या है, ये बॉडी बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन ये बॉडी अलग अलग मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनसे बात करती है। उसके मतलब जो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, जो बॉडी जो मतलब जो पर्सन होंगे, जो इंडिविजुअल होंगे, वो उनसे बात करेंगे और उनकी डिमांड्स को समझेंगे और एक कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे चीज़ शुरू हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होता है, ऐसे आप लिंक करो। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वॉट एवर आई एम टेलिंग टू यू, कुछ लोग एकदम से परेशान से हो जाते हैं यार सुन के मेरी कहानियाँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या मैं ऐसे कैसे कर लेता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लिंकिंग द थिंग्स कि जो चीज़ें हैं। जैसे कम्युनिकेशन भी अब यहाँ पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब आप बात करोगे, तो कम्युनिकेशन। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज इट। ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज अब नहीं करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग, विद दिस स्पेसिफिक रिपोर्ट ऑफ चैप्टर्स, विद रिपोर्ट कॉल्ड सेकेंड ARC का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिंपल सा है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल सा रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। अब मैंने देखो कहानी पूरी बता दी, अब मैं क्या करूँगा, पूरे इसमें पूरी जो चलेगा ना ये लेक्चर, मैं चाहता हूँ इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रोवाइड करूँ। अब ये लेक्चर जो चलने वाला है ना, इसमें हर जगह मैं लिंक भी करता रहूँगा, है ना। अब आपको मैंने कहानी तो बताई दी है, अब आपके दिमाग में कहानी पूरी फ्रेश है एकदम, है ना, कि इतनी सारी बकवास थी। अब उन्हीं सबको लिंक करते हुए करेंगे और समझेंगे कि कैसे लिंक कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, है ना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट इज दिस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोग्राम सर एंड मैम? प्रायोरिटाइजेशन का मतलब, अभी जाओ प्रसाद एंड प्रसाद खोलो, चैप्टर नंबर 1, हेनरी फ्योल जो भी है, नॉट 1 2 3 जो भी है, हेनरी फ्योल वाज टॉकिंग अबाउट POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। इसका जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ो जाके, और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको डेफिनेशन में? आपको डेफिनेशन में जो चीज़ मिलेगी वो सिंपल सी होगी, बहुत ही सीधी सी होगी, और वो चीज़ यही होगी कि प्लानिंग इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल्स से डिफरेंशिएट करते हैं। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। तो यहाँ से क्या पता चला, बजट इज़ नथिंग बट इट इज़ प्लानिंग, है ना। तो आप ऐसे कैसे लिंक करोगे इसको आंसर राइटिंग में कि बजट इज़ द प्लानिंग और ब्रैकेट में लिख दो फ्योल, है ना, बस हो गया। ऐसे करना होता है, ठीक है। बजट इज़ द प्लानिंग, ब्रैकेट में फ्योल। बजट एक प्लानिंग ही है, बजट एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्स को मोबिलाइज करना, जैसे पब्लिक पॉलिसी में लोवी की बात की थी, ठीक है। द बजटरी प्रोसेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट, यही सारी चीज़ें जो हैं इसको हम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ इवोल्यूशन ऑफ बजट, ये थोड़ा सा आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, यानी मतलब सिंपल, आप जब सिंपल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो देन यू विल बी एबल टू रीड दिस थिंग। लाइन आइटम बजटिंग क्या होता है,
सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल है कि क्या खरीदना है, मतलब इट इज़ लाइक कि मतलब 5 बल्ब खरीदने हैं, 50 रुपए के आएंगे, है ना, ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टेबल बना दी जाती है, सिंपल क्या खरीदना है, क्या डिमांड है और क्या क्या चीज़ है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखोगे अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा बजट होता है इन विच इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर ग्रुप्ड बाय द कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट लिखा है, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए, इस डिपार्टमेंट ऐसे, मतलब ये होता है एक सिंपल सा टेबल है जो आप घर का जो राशन कार्ड का जो होता है वही चीज़ है। इन द लाइन आइटम सिस्टम एक्सपेंडिचर फॉर द बजटेड पीरियड आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और लाइन आइटम बजटिंग अंडरस्टैंड ईजी होता है अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इनफ इंफॉर्मेशन जो है टू द टॉप इज दैट डज नॉट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल। ठीक है, तो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इनफ जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब आप कुछ कमिटमेंट करोगे, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन की कमिटमेंट कहाँ से आएगी। ठीक है, इसके अलावा वी हैव द परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, इसमें सिंपल क्या होता है, परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर आपकी ऊपर क्या था, सिंपल था कि 10 रुपये के 10 रुपये का एक बल्ब है, 50 बल्ब चाहिए, मतलब इट्स लाइक अ चार्ट। लेकिन अब परफॉर्मेंस बजटिंग में हम इसको लिंक कर देते हैं आउटपुट से। ठीक है, आउटपुट से लिंक कर देते हैं। आउटपुट कैसे आता है, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट जो है वो हम रियलाइज कर लेते हैं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स द गोल ऑब्जेक्टिव, है ना, जो आउटपुट है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेल आउट परफॉर्मेंस टारगेट। परफॉर्मेंस के टारगेट यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे कि आउटपुट जो है वो डिसाइडेड है कि इतना होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ सिंपल टूल्स तो हैं ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी है कि स्वच्छ भारत मिशन से ऐसा होना चाहिए, इतने करोड़ टॉयलेट्स बनवाने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना कुछ करना है। सो दैट थिंग इज़ देयर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। इसी वजह से क्या करते हो, ये परफॉर्मेंस बजटिंग ही है, जब आप कोई स्कीम पढ़ते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव साइड में लिखे होते हैं, है ना, कि ये। और यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्कीम सेंट्रली ये CSS मतलब कोर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये होता है एक इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, है ना, तभी तो होता है। सो इस वजह से आप ये समझ जाओ। इसके अलावा जीरो बेस्ड बजटिंग, यहाँ क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग ये ऐसी सिंपल सी प्रोसेस है जहाँ पे हर बार चीज़ें जीरो से शुरू हो जाएंगी, है ना, हर बार चीज़ें जीरो से शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू हो जाएगा हर बार, तो क्या होगा, एक रिफ्रेशमेंट आएगा और कोई मतलब पुराने पाप हैं वो नहीं चल रहे होंगे साथ में। ठीक है, यानी आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक कार है, उस कार में पेट्रोल जो है वो आप मानो कि हर साल बाद वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जब पेट्रोल जीरो हो गया तो फिर क्या होगा कि अब आपका पेट्रोल जीरो हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि यार चलो इसमें पेट्रोल तो जीरो ही हो ही गया है, तो अब हम कुछ और करवा लेते हैं। यानी मान लो कि आपको मतलब इमेजिनरी है एक, कि मान लो आपको उसको पेट्रोल से कुछ और में कन्वर्ट करवाना है, गैस में कन्वर्ट करवाना है, आपकी जो कार है उसको, है ना, गैस में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, CNG में कन्वर्ट करवाना है। तो आप अगर मान लो आपकी कार में पेट्रोल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, इमेजिन दिस थिंग, आपकी कार में पेट्रोल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब आप क्या करोगे कि हमेशा आपके मन में आएगा यार, आप सोचोगे, आपको मन करेगा कि यार आज तो कार में हम ये हटवा के हम CNG करवा ही लेते हैं, लेकिन फिर आपके मन में आएगा यार पेट्रोल बचा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, रहने दो, तो आप उसको डिले कर दोगे। और इस चक्कर में वो जो प्रोग्राम है, वो जो स्कीम है, वो जो आपका कार का जो पेट्रोल वर्जन ऑफ द कार है वो आप चेंज कभी नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर एक साल बाद एक स्पेसिफिक डे में आपका कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आप अपने आप सोचोगे कि चलो यार खत्म तो हो ही गया है, कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि खत्म तो वैसे ही हो गया, चलो अब CNG करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसे ही जब बजट, अगर कोई बजट है, अगर कोई पैसा थोड़ा बहुत बचा है, तो आप सोचते हो यार ठीक है बना बचा है तो चलने दो, है ना, जो चलता है एटीट्यूड आ जाता है, हैशटैग चलता है एटीट्यूड। जीरो बेस्ड बजट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है एक्सपेंडिचर को इनटू प्रोग्राम। बस यही, क्योंकि प्रोग्राम आ गए यहाँ पे, इस वजह से ये प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस तो पहले भी था, लेकिन अब प्रोग्रामिंग बजटिंग हो गई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग बजटिंग, क्योंकि यहाँ पे
प्रोग्राम्स आ गए। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन हो जाता है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। सो दिस इज देयर पर प्रोग्राम बजटिंग भी इसको बोलते हैं और प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PPBS बोलते हैं। इसके अलावा वीकनेस क्या है बजटरी प्रोसेस की? तो वीकनेस यही है, पुअर प्लानिंग। हमने देखा था ना फेयोल, है ना, फेयोल यहाँ पे लिंक कर सकते हो कि फेयोल का प्लानिंग पुअर प्लानिंग हो रहा है, ठीक है। पुअर एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे कंट्रोल वाली चीज़ें लिख सकते हो जो भी आपने कंट्रोल में पढ़ा है, ठीक है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे, मतलब वो चीज़ यहाँ एग्जैक्टली नहीं आई, बट यस पुअर एक्सपेंडिचर कंट्रोल इज देयर, ठीक है। इसके अलावा नो लिंक्स बिटवीन पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग एंड बजटिंग, तो लिंक नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, गुलिक नहीं है, चेस्टर बर्नार्ड नहीं है ना। इसके अलावा इनएडिक्वेट फंडिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इनएडिक्वेट फंडिंग इज द बेसिक थिंग, है ना, वो नहीं होगी। यहाँ पे आप लॉयड जॉर्ज उनको यूज़ कर सकते हो कि फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग इज़ द बेसिक थिंग, है ना, तो पैसा है तो सब है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इनएडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा अभी हम आगे देखेंगे। इनएडिक्वेट रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये चीज़ है कि रिपोर्टिंग नहीं होती है। रिपोर्टिंग, कुछ याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? याद आ जाना चाहिए था। यहाँ पे याद ये कर लो कि रिपोर्टिंग नहीं हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जैसे लाइन आइटम बजटिंग वगैरह में रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। रिपोर्टिंग कहाँ पढ़ते हो? POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। कौन दिया था ये पोस्ट कॉर्ब की कहानी? ये गुलिक उर्विक की कहानी थी। इसमें आर का मतलब क्या था? रिपोर्टिंग। और शुरुआत में जो बकवास करी थी उसमें एक थिंग करी, ये तो रह ही गया, B फॉर बजटिंग, ठीक। तो अपने नोट्स में जो मैंने शुरू में ऐड कराई थी चीज़ें, वहाँ पे बजटिंग भी लिख लो, ठीक है, मैं भी लिख लूँगा। इसके अलावा ये चीज़ हो गई कि यहाँ पे रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसे आप लिंक कर लो इसको भी। तो ऐसे लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो आराम से आपका सारा तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फोकस ऑन द इनपुट विद परफॉर्मेंस, इनपुट पे फोकस होता है, आउटपुट पे फोकस नहीं होता। और ये चीज़ आपको किसने बोली है? अगर आप ध्यान से देखेंगे सर एंड मैम, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो ऑसबॉर्न और गैबलर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि स्टीयर रादर देन रोइंग, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वहीं एक ये भी है कि फोकस ऑन द आउटपुट रादर देन इनपुट, है ना। तो NPM में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी है। ऐसे मैं इसी वजह से ये बता रहा हूँ ताकि आप एम्पावर्ड हो जाओ। आपको अगली रिपोर्ट पढ़ने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो आप अपने आत्मनिर्भर रहिए, ठीक है। सो दैट थिंग इज़ देयर नाउ। इसके अलावा कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म, ये चीज़ें क्या है? कोर प्रिंसिपल, रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस। देखो, रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है। एक चैप्टर है टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 1, और पेपर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस यूनिट से भी आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि रिफॉर्म की बात है तो इट इज़ द फाइनेंशियल, एक अलग से आपका पॉइंट होता है विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म। इसके अलावा जो लिंकिंग वाला जो है वो इस पूरे वीडियो में चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं एक और लिंक मुझे याद आते रहेंगे और मैं बताता रहूँगा। इसके अलावा साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। साउंड फिजिकल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, हर डिपार्टमेंट की, ठीक है। इसके अलावा मीडियम टर्म प्लान बजटिंग ऑफ द दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा प्रूडेंट इकोनॉमिक एजम्पशन, टॉप डाउन बजटिंग टेक्निक, ठीक है, इंस्टीड ऑफ बॉटम अप, टॉप डाउन बजटिंग, ऑफिस टेलिंग डिपार्टमेंट हाउ मच दे वांट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लिसिटी, ये हो गया। रिलैक्सिंग सेंट्रल इनपुट कंट्रोल, फोकस ऑन द रिजल्ट्स, है ना, इसी वजह से क्या आता है? बजटिंग फॉर रिजल्ट्स, ठीक है। ये NPM का फिलोसफी है, कह सकते हो। अडॉप्टिंग मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम, इसके अलावा एक्रूअल बजटिंग और बजटिंग टू बी रियलिस्टिक, रिजल्ट के लिए भी है, सिंप्लिसिटी भी है और ये भी है, ठीक है। सो दिस इज देयर एंड देन जस्ट मूव ऑन
लिटिल बिट फर्दर। इसके अलावा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट सिंपल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए। बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही लिखा है, आर्टिकल नंबर 112 सेंट्रल का और 202 जो है वो स्टेट का है, ठीक है। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन आर रिक्वायर्ड टू मेट द मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा 3 फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 में है, 266 क्लॉज 3 के अंदर आपको मिलेगा पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी मिलेगा 267 में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंशियल रूल, और ये सब बनाया जाता है। सिंपल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, आराम से आगे बढ़ो। एफआरबीएम जो है इसके अंदर 3 स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एक होता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, और एक होता है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन क्या करता है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा रहता है। इसके अलावा डिवीज़न ऑफ बजट, ये चीज़ें आप यहाँ पे छोड़ सकते हो कुछ चीज़ें, क्योंकि प्लान नॉन प्लान ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, और 5 ईयर प्लान वगैरह की बात भी कर रखी है, तो वो चीज़ें अब नहीं है, ठीक है। बाकी जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इसकी यू कैन स्किप दिस थिंग। इसके अलावा फ्लो ऑफ फंड रिलेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये आपके आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक होता है आपका ग्रॉस टैक्स, एक होता है नेट टैक्स। ग्रॉस टैक्स जो है टोटल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसमें से स्टेट वगैरह को जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो बचा हुआ होता है नेट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक तो ये तरीका तो गलत हो गया, ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ पे अब क्या क्या तरीका बचा, एक तो फाइनेंस कमीशन का रूल है, मतलब ये वाला एक रूट है, एक आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाला रूट है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो प्लानिंग कमीशन है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया है नीति आयोग, और नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हम प्लान और प्रायोरिटी से भी इस यूनिट को लिंक कर देते, ठीक है, लेकिन अब नहीं कर रहे क्योंकि नीति आयोग के पास वो पावर्स नहीं है, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा आर्टिकल 280 281 में वही चीज़ें हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा, और दूसरा था कि प्लानिंग कमीशन, वो तो अब है ही नहीं, ठीक है, उसको तो हटा ही दो। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये अभी भी है, लेकिन यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन हो रहा है, तो अब आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ें जब न्यूज़ में होंगी तब आपको इन पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द बजट की प्रिपरेशन जो होती है, एनुअल बजट फॉलो बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों होती हैं, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। वाइल गाइडलाइंस एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकेला है, प्लानिंग कमीशन जहाँ पे भी आप उसे छोड़ सकते हो, और ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऐसे बजट प्रिपेयर होता है। वीकनेस ऑफ द बजट सिस्टम, यहाँ पे देखो अनरियलिस्टिक यहाँ पे सिंपल, इस सबको छोड़ो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू द मोहित भट्टाचार्य, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, सिंपली जाओ मोहित भट्टाचार्य में। मोहित भट्टाचार्य की जो वो पिंक वाली किताब है, जो अब शायद उसका कलर बदल गया हो, लेकिन जो मेन किताब है न्यू हॉराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस बुक में जाओगे ना तो देन यू विल फाइंड कि बजट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो दैट बुक विल टेल यू दैट देयर आर अराउंड 6 प्रिंसिपल्स, ठीक है, 6 प्रिंसिपल होते हैं बजट के फॉर्मेशन के, ठीक है। तो बजट के 6 प्रिंसिपल होते हैं, वो सारे 6 प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। तो वो क्या क्या होते हैं उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वो जो ट्रिक है वो है एक PCCI और PUC, ऐसा कुछ एक ट्रिक है। लेट मी टेल यू दैट थिंग वेरी डीपली, ठीक है, एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे ट्रिक है PCCI, जैसे आपने सुना होगा BCCI, है ना, BCCI सुना है, तो ऐसे ही यहाँ पे PCCI और प्लस UPA, ठीक है। तो आप कहोगे हमने हाँ PCCI के बारे में UPA के टाइम पे सुना था, ठीक है, या जो भी है आप ऐसे इमेजिन करके याद रख लो, PCCI UPA। तो P फॉर यहाँ पे क्या है, पब्लिसिटी, जो बजट है वो पब्लिसिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट आ गया पता ही नहीं किसी को, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं जो जनता को पता होनी चाहिए, स्कीम्स पता होनी चाहिए, टैक्सेशन वगैरह पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इट सेज क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, C फॉर क्लैरिटी। अब आप जब ये कह रहे हो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आप जाओगे वुडरो विल्सन के पास।
वुड्रो विल्सन ने जो टॉपिक बताए वहाँ उन्होंने एक गवर्नेंस की बात की है। उन्होंने बोला है उस गवर्नेंस के टॉपिक में, गवर्नेंस के बारे में बात करते हुए कि लॉ जो है वो प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अगर आपने मेरा ये कोर्स जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर वगैरह पढ़ाए हैं, अगर वो चीज़ें शुरू में पहले सुनी हैं तो आपको याद होगा ये चीज़ कि मैंने बताई है। अगर नहीं पता है, अगर आपको जो स्लाइड्स वगैरह जो जहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई थी वो स्लाइड्स और वो PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, PubEdpedia ऑफिशियल, ठीक है, ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी आपके लिए। एक तो वो PDF मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने थिंकर्स वगैरह को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डायग्राम वगैरह के फॉर्म में बनाया हुआ है, तो वो मिल जाएंगी PDF। प्लस यहाँ पे PubEdpedia मैगज़ीन जो है वो भी मिल जाएगी, करंट अफेयर की मैगज़ीन, जहाँ पे थिंकर्स को लिंक किया जाता है, वहाँ पे करंट अफेयर से ही लिंक किया जाता है। तो आपको अभी तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं हर वर्ड को उठा के उसको थिंकर से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, या मतलब है भगवान का दिया हुआ ये चीज़। तो वही मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। जैसे जो भी करंट अफेयर में चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सबको वहाँ पे लिंक कर दिया जाता है एंड में कि ये चीज़ इससे लिंक हो रही है, ये चीज़ इससे लिंक हो रही है। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। तो वहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा, इस ग्रुप में एक सितंबर एडिशन की मैगज़ीन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसे पढ़ के और भी चीज़ें करंट अफेयर की कवर कर सकते हो। बाकी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज है उसका, तो उसे भी देख सकते हो, ठीक है। पहले मैगज़ीन देख सकते हो सैम्पल, फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। ओके, कम बैक टू अवर टॉपिक। तो ये क्या है, ये चीज़ जो गवर्नेंस है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि लॉ जो है वो प्रिसाइज अनएम्बिगुअस और तीसरा क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि यार कंट्रोवर्सी तुरंत हो जाती है अगर लॉ में कुछ भी अनएम्बिगुअस लिखा हो। जैसे CAA आया था ना, CAA में 3 चीज़ों के बारे में बात थी। एक तो ये जो तो हिंदू मुस्लिम और वो सब तो था ही, रीजन वाला भी था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम एक तीसरा प्रोविज़न था विद रेस्पेक्ट टू उसका जो ये OCI कार्ड होल्डर या मतलब इससे रिलेटेड कुछ था ओवरसीज सिटीजन के लिए। तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर आपने लॉ वायलेट किया तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अब वायलेशन किया तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो वहाँ पे क्रिटिक्स बोलने लगे कि यार ऐसे तो हम तो ट्रैफिक वायलेट करेंगे और आप कहोगे नहीं आपकी सिटीजनशिप चली गई, मतलब हो सकता है हम पे गलती से ट्रैफिक वायलेशन हो जाए, सो डिस्प्रोपोर्शनेट है ये, तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर अपने आप 2016 वाले CAA में ऐसा था, जो 2020 वाला CAB जो था बिल जो स्टेज में था, तो अगले वाले में तुरंत लिख दिया गया वहाँ पे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सोवेरेनिटी ऑफ द कंट्री और वो सारे और चीज़ें उसको स्पेसिफिक किया गया। सेम गोज विद बजट, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी नहीं है ना, सो दैट थिंग इज़ देयर। तो इसको विल्सन से ऐसे लिंक कर सकते हो। तीसरा जो C है, दूसरा C है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव। बजट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, करंट अफेयर से लिंक किया जाए इसको, ठीक है। तो करंट अफेयर से कैसे लिंक करोगे, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो आप पढ़ते हो ना ऑफ बजट बोरोइंग, है ना, ये इकोनॉमी में पढ़ते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो आप ऐसे करंट अफेयर से भी लिंक करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आई है वो है इंटेग्रिटी, एथिक्स वाली इंटेग्रिटी, तो दैट थिंग शुड बी देयर। इसके अलावा UPA, यू फॉर यूनिटी, बजट जो है वो यूनिटी होनी चाहिए, उसमें फंड जो जा रहा है वो यूनिट, ऐसा नहीं है कि बजट का फंड जो है, बजट में फंडिंग हो रही है या टैक्स कलेक्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन जो है आपका एक जगह जाना चाहिए। कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अगर आपका कुछ थोड़ा वैसा सेविंग अकाउंट और ये सारी चीज़ें, मतलब जो और भी चीज़ें हैं, कोई स्कीम में इनरोल किया है, कहीं वो कर रहे हो, मतलब इंश्योरेंस की वो भर रहे हो किस्तें वगैरह जो होती हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो भी है, सो दैट थिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पहले ही हमने पढ़ लिया आर्टिकल 266 क्लॉज 1 और आर्टिकल 266 क्लॉज 3, तो वही चीज़ है, एक ही जगह जाना चाहिए सारा पैसा। ऐसा नहीं है कि थोड़े पैसे किसी के अकाउंट में, थोड़े पैसे कहीं और, तो यूनिटी शुड बी देयर, ठीक है। इसके अलावा जो P है उसका मतलब है पीरियोडिसिटी,
बजट ऐसा नहीं है एक बार आ गया हमेशा के लिए ख़त्म खेल, नहीं ऐसा नहीं है, तभी तो जीरो बेस्ड बजटिंग काम करता है। इसके अलावा एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कब, जैसे मान लो गवर्नमेंट कह रही है बजट एस्टिमेट्स में कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब बजट रियल में आया तो कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, और यही चीज़ें होनी चाहिए, वही उसका मेन क्रक्स है। बाकी कमियाँ और ये सब लिखा हुआ है तो इसमें वही घूम फिर के वो पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट एक एक करके अब, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो मोहित भट्टाचार्य का भी नॉलेज हम साथ में लेते चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के, एक्टिव लर्निंग करनी है, ठीक है। तो देखते रहो बस पूरा वीडियो। इसके अलावा रिकमेंडेशन क्या है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन आ गई है। सेकेंड ईआरसी की रिकमेंडेशन चाहे भले ही अच्छी लगें ख़राब लगें, लेकिन वो कोट करने में एग्जामिनर जो है उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो इसलिए वीकनेस इन द बजटरी सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो बजट की सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, सबसे पहले एजम्पशन मेड वाइल फॉर्मुलेटिंग एस्टिमेट मस्ट बी रियलिस्टिक, है ना, रियलिस्टिक होने चाहिए एजम्पशन, है ना, ताकि जो अभी हमने देखा था ना कि क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी बजट में तभी आएगी जब आप रियलिस्टिक होगे, एक ही तो चीज़ है ना, एक्यूरेट मतलब वही तो चीज़ बोल रहा हूँ कि रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ और ही बोल रहे हैं, हो कुछ और ही रहा है। तो जब आप बात कर रहे हो, मान लो कभी आप FRBM की बात कर रहे हो, FRBM हो सकता है UPSC पूछ दे डायरेक्ट कि FRBM, क्योंकि हमेशा उसका एस्केप क्लॉज वगैरह यूज़ होता है, और अभी रिसेंटली हुआ है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक था, ठीक है। इसके पहले अदर रीजंस की वजह से हुआ था। तो UPSC अगर इस पर क्वेश्चन है देन यू कैन मेंशन दिस थिंग, ठीक है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल, ओके। आई होप यू आर गेटिंग एक्यूरेसी प्रिंसिपल, ठीक। इसके अलावा गैप और रियलिस्टिक, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिंक करके देता हूँ। जो लोग सुनेंगे पूरा वीडियो वो फ़ायदे में रहेंगे, जो लोग भाग गए होंगे शुरू में ही कि नहीं हम बहुत होशियार हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिप्स पर है, उनका नुकसान है, ठीक है। अब देखो रियलिस्टिक अगर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर्मलिज्म नहीं होना चाहिए। हैशटैग नाउ कौन सा थिंकर बच गया था, रिक्स है, ये वही रिक्स भी आ गए। रिक्स ने क्या बोला था, अगर आप पढ़ोगे रिक्स ने बोला था, रिक्स ने जो ये वाली सोसाइटी होती है ट्रांजिशन में, जिसको वो ये वाली मतलब बीच वाली जो होती है प्रिज्मेटिक वाली सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है यहाँ पे इन्होंने 3 प्रॉब्लम बताई थी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग और हेट्रोजेनिटी, ठीक है। तो फॉर्मलिज्म क्या होता था, यही होता था कि लॉज में कुछ और है, हो कुछ और रहा है, लिखा ये है कि अनटचेबिलिटी अलाउ नहीं है, लेकिन गांव में आज भी कहीं कहीं बहुत जगह मिल जाती है ना, कि कोई कहीं पे कोई खाना नहीं खा रहा है मिड डे मील का, कि कह रहे हैं कि ये अनटचेबल है खाना बनाने वाला, इसी को कहते हैं फॉर्मलिज्म, ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी वो रियल में नहीं है, ये भी यही है, ये बजटरी फॉर्मुलिज्म है, मतलब यू कैन यूज़ इट, ठीक है। कोई मेरा नाम मत लिख देना, मैंने बोला है, ठीक है। एग्जाम में यू कैन से दिस इज़ अ काइंड ऑफ बजटरी फॉर्मुलिज्म, और ब्रैकेट में लिख देने का रिक्स। जब बजट में कहा जा रहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट 3% इतना करेंगे, अगर मान लो अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट एस्टिमेट्स में, लेकिन एक्सपेंडिचर जब ओवरऑल एक्चुअल रिसीट्स एक्चुअल जो आया, जब डाटा मतलब एक्चुअल बजट एस्टिमेट्स आए, एक्चुअल्स आए, तो पता चला वो 5-6% हो गया, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, फॉर्मलिस्टिक है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, रिस्क को ऐसे यूज़ करने का होता है। इसके अलावा गैप बिटवीन द एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स मस्ट बी ascertained and efforts made to minimize them, ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल बजट बाय गेटिंग डिटेल्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये सेकंड ईआरसी रिकमेंडेशन है, इंपॉर्टेंट है। गैप जो है एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स के बीच में, वो यहाँ पे कैसे होने चाहिए, एसर्टेन्ड होने चाहिए और मिनिमाइज होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वही फॉर्मलिज्म वाला पॉइंट है। यहाँ रियलिस्टिक होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप पूरी चीज़ें याद मत करो, रियलिस्टिक, गैप। इसके अलावा मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल बाय गेटिंग डिटेल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी और एजेंसीज, ठीक है। फिटिंग देम इनटू प्री डिटरमाइंड एग्रीगेट अमाउंट लीड्स टू द अनरियलिस्टिक बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। तो अलग गलत तरीके, प्री डिटरमाइंड एग्रीगेट अमाउंट में अगर लिंक करोगे तो एस्टिमेट गलत हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो मेथड है ये गिवन अप होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बता रहा था शुरू में कि जिसमें मैंने फॉलो लिंक की थी, तो वहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि क्या होता है एनुअल बजट बनाते टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, एजेंसी, इन सब से मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल बजट बाय गेटिंग डिटेल्स इन सब से ली जाती हैं और फिट कर दिया जाता है प्री डिटरमाइंड एग्रीगेट एनुअल अमाउंट। समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है, देखो मान लो फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे इनसे पूछा गया आपको कितने पैसे चाहिए, इनसे पूछा गया आपको कितने पैसे चाहिए, इसने बोला कि हमें एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतने पैसे चाहिए, इन्होंने बोला हम जॉब कर रहे हैं तो हमें कम पैसे चाहिए, इन्होंने कुछ और बोला, ठीक है। तो अब इनके पैसे मिला के हम कुछ उस पर आए और हमने उतने पैसे दे दिए। यहाँ होता क्या है यहाँ पे कि पहले से पैसे डिसाइड कर दिए, फिर इनको पूछ रहे हैं और फिर इनको दे अपने हिसाब से, मतलब उसी में इनको एडजस्ट कर किया जा रहा है, ठीक है, कि पैसे तो हमारे पास इतने ही है ना, उसी को फिर तो टोटल एग्रीगेट डिटरमाइंड पहले से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और अभी क्या होता है पहले से डिटरमाइंड का मतलब क्या है कि पहले से मान लो हमें करना है डेवलपमेंट, तो हमें करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और थिंकर को लिंकिंग करते हैं। कौटिल्य ने क्या बोला था 75% कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और अभी हमारे यहाँ होता क्या है 80%, क्या होता है 80% होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उल्टा खेल चल रहा है। तो क्वार्टर ने बोला था, मतलब सही बोला होगा, सोच के बोला, और आपको भी पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, कैपिटल बजट होना चाहिए, नहीं होता ऐसा, तो यही चीज़ है। तो अब यही दिक्कत हो जाती है कि सबसे बात कर ली, लेकिन पैसा तो सारा रिवेन्यू में ही जाना है कि लोगों की सैलरी, लोगों की पेंशन, तभी तो ये पेंशन वाला रूल चला गया है ना, इसी वजह से, क्योंकि सारा पैसा वहीं चला जाता था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम भले ही रोड मिनिस्ट्री से पूछ लें आपको कितनी रोड बनानी है, हम हाईवे से पूछ लिया, हमने शिपिंग वाले से पूछ लिया, हमने रेलवे मिनिस्ट्री से पूछ लिया कितनी रेलवे लाइन बिछानी है, क्या करना है, लेकिन एट द सेम टाइम पैसा सारा चला गया करंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, है ना, लोगों की सैलरी पेंशन देने में, बचा ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने सबसे हम रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। दैट थिंग शुड नॉट बी देयर। मेथड शुड बी गिवन अप along with the method of budgeting on the basis of analysis of trends, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रेंड के हिसाब से, बजटिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स के हिसाब से जो बजट जो है वो बनाया जाता है, दैट शुड नॉट बी देयर। ट्रेंड में तो कोरोना, जैसे अभी बजट ने क्या बोला था, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोला था, इकोनॉमिक सर्वे ने यही तो बोला था कि अभी अगर कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो हमारा हेल्थ सिस्टम हमें ऐसा नहीं है कि सारा हेल्थ सिस्टम हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए मोल्ड कर दिया या उसको मॉडिफाई कर दिया, नहीं, क्योंकि अभी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर मोर डेंजरस, ठीक है। ओवरऑल कैंसर और इन सबसे लोग ज़्यादा डेथ होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, चाहे वो कैंसर हो, वो डायबिटीज़ हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना चल रहा है तो सारा चीज़ें कम्युनिकेबल डिजीज़ पे बना दिया, ऐसा ही बजट में भी ऐसा नहीं है कि सारा एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स, कीवर्ड है भाई ये, है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पबमेड में, हर जगह यूज़ कर सकते हो। एनालिसिस ऑफ ट्रेंड के बेसिस पर अगर चलोगे तो खतरे में आओगे, ठीक है। अपने हिसाब से, अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलना चाहिए, ट्रेंड्स के हिसाब से अपने डिसीजन, जो कहा जाता है ना नी जर्क रिएक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय टॉप डाउन मेथड बाय इंडिकेटिंग एग्रीगेट लिमिट टू द एक्सपेंडिचर फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, टॉप डाउन थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब वही चीज़ है, क्योंकि अब पैसे तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो भी टॉप डाउन टाइप में होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट, पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है टॉप डाउन हर जगह इसमें, लेकिन आज के टाइम में हर जगह बॉटम अप अप्रोच की ज़्यादा पूछ है, लेकिन स्टिल इट इज़ देयर, ओके। इसके अलावा इंटरनल कैपेसिटी फॉर मेकिंग रियलिस्टिक एस्टिमेट, इंटरनल कैपेसिटी फॉर मेकिंग रियलिस्टिक, जो वही चीज़ है, रियलिस्टिक नहीं था तो इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग करो, है ना, ये एक तो एक जेनरिक पॉइंट है, हर जगह लिखो कैपेसिटी बिल्डिंग करो। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ अनाउंसिंग प्रोजेक्ट स्कीम एडॉक बेसिस, बजट के आसपास, है ना, जैसे मान लो कोई इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है, कोई किसी का, मान लो किसी की एनिवर्सरी चल रही है तो उसी दिन कोई बजट कुछ अनाउंस कर दिया, ठीक है, या कुछ मान लो कि विजिट ऑफ डिग्नेटरी फंक्शन ऑन द स्टेट यूज टू बी स्टॉप्ड, कि मान लो कोई पीएम है मान लो यूपी में गए तो यूपी के लिए एक स्कीम लॉन्च कर दी, ऐसी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बजट में जो स्कीम लानी है बजट में लेके आओ। इसके अलावा एड हॉकिज़म नहीं होना चाहिए, एड हॉक बेसिस पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बजट को इम्प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स बताए, एक तो ट्रेंड फॉलोअर मत बन जाओ, ठीक है,
तो ये टॉप डाउन तो आई एम नॉट श्योर कि ये होना चाहिए क्या होना चाहिए, बट यस ट्रेंड एनालिसिस ऑफ ट्रेंड के बेसिस पर नहीं चीज़ें होनी चाहिए। ये तो यू कैन यूज़ दिस थिंग कि नेशनल डेज और इन सब चीज़ों पे नहीं होना चाहिए ऐसा, और इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो रियलिस्टिक बजट बनाएं। कैपेसिटी तो वैसे बहुत है लेकिन और रीज़न होते हैं इसके भी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग क्या है? देखो आउटपुट बजट क्या था? आउटपुट बजट था कि ठीक है हमारा टारगेट ये है, टारगेट हमारा मतलब लाइन आइटम तो और गया गुजरा था, उसके बाद उससे थोड़ा अच्छा है आउटपुट बजट। आउटपुट बजट को हम क्या बोल रहे थे? परफॉर्मेंस बजट, जिसमें हम कह रहे थे कि 1 करोड़ घर बनाने हैं या ये करना है, इतने बिजली कनेक्शन बनाने हैं, मतलब हमने उसको आउटपुट को लिंक कर दिया। लेकिन फिर आउटकम क्या है कि यहाँ पे आउटकम मान लो यहीं समझना है कि घर बनाने, अब घर बनाने से क्या होगा? घर तो एक आउटपुट है, लेकिन आउटकम क्या है? उससे उन लोगों का ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लोग जो हैं जब घर में आएंगे तो फिर उनकी हेल्थ सही रहेगी और समथिंग लाइक दैट। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन का आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि इतने करोड़ टॉयलेट्स बनने हैं, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन आउटकम क्या है? उससे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, है ना। हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ इंडिया में हेल्थ को 3 कंपोनेंट में आप डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल खाना, नरिशमेंट, ठीक है। एक होता है न्यूट्रिशन, नरिशमेंट तो ठीक है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है उसमें प्रॉपर जो होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट 4:1 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वो रेशियो नहीं है। न्यूट्रिशन नहीं है मतलब प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, इसी वजह से क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं। और थर्ड होता है यहाँ पे वॉश, कि आपके पास खाना भी है, न्यूट्रिएंट खाना भी है, न्यूट्रिशियस खाना भी है, लेकिन ये जो वॉश का फिनोमिना है यानी वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, अगर सैनिटेशन हाइजीन नहीं है तो वो खाने के साथ क्या खा लोगे? मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह जाएगा पेट में तो तबीयत ख़राब होगी, तो फिर से हेल्थ इश्यूज़। तो यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्टली आउटपुट जो है स्वच्छ भारत मिशन का वो विल लीड टू दिस सैनिटेशन, हाइजीन, और इससे क्या होगा? हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। तो दिस इज़ आउटकम बजटिंग, सिंपल है, समझ गए इसको? तो ये सारी चीज़ें है। इसके अलावा इसमें बेंच मार्किंग, द स्टैंडर्ड क्वालिटी वगैरह। तो बेंच मार्किंग इज समथिंग जो पीटर ड्रकर ने इसकी बात की थी कि बेंच मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। बेंच मार्किंग इज़ अ टूल टू कंट्रोल, ठीक है। पीटर ड्रकर ने इसके बारे में बात की थी, बेंच मार्किंग होनी चाहिए। इफ़ यू रीड द प्रसाद एंड प्रसाद एक्सेट्राज तो यू विल फाइंड दिस थिंग, ठीक है। तो वो बेंच मार्किंग परफॉर्मेंस के लिए होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और डिफाइनिंग द इंटरमीडिएट एंड फाइनल आउटकम, जो मैंने बता दिया। आउटकम भी हम इंटरमीडिएट और फाइनल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एडिक्वेट फ्लो ऑफ फंड, ठीक है, फंड होना चाहिए। इफेक्टिव मॉनिटरिंग इवेल्युएशन, ठीक है, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन शुड ऑल्सो बी देयर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आउटपुट आउटकम। इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एआरसी का क्या व्यू है आउटपुट आउटकम पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एआरसी के 3 पॉइंट पढ़ लिए, अब देखते हैं और क्या बोल रही है एआरसी। एआरसी ने ये बोला, आउटकम बजटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व बिफोर इट कैन बी अटेम्प्टेड विद एनी डिग्री ऑफ यूजफुलनेस। बहुत सारी, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा बजटिंग मे बी मेड विद प्रॉपर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग इन केस ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम एंड सर्टेन ए बिगनिंग में भी मेड। तो ये उस टाइम की बात है जब बिल्कुल आउटपुट आउटकम को सजेस्ट वगैरह किया जा रहा था, क्योंकि 2006-2007 उसी टाइम पे ये आया हुआ था और ये सेकेंड एआरसी भी उसी टाइम की, उसी रेंज की है। तो इस वजह से ये है कि ऐसी बिगिनिंग होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो मामला ऐसा है कि सेंटर में बहुत जगह ये यूज़ हो रही है। और इवन अभी रिसेंटली करंट अफेयर में था, झारखंड जो है, झारखंड का जो बजट आया था वो आउटपुट आउटकम बजटिंग पे बेस्ड था, ठीक। सो ऐसे करंट अफेयर भी लिंक होते हैं और जब मैं वो चीज़ें करता हूँ तो इन चीज़ों को भी कवर साथ में आपको करना है, ठीक है। सब चीज़ें लिंक हैं आपस में। नाउ प्लान नॉन प्लान, सेकेंड एआरसी ने बोला था कि इसको ख़त्म करो प्लान नॉन प्लान को, और अभी हो भी चुका है। अब इसकी यूटिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, ना रिकमेंडेशन की यूटिलिटी है क्योंकि अभी तो है ही नहीं वैसे भी, ठीक। इसके अलावा ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेकेंड एआरसी में ये लिखा है तो आप भी लिख के चले जाओ, यही नहीं पता कि है भी कि नहीं है। वैसे ही नहीं है तो लिखोगे क्या कि आप वे फॉरवर्ड लिखा हो ये ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा होश में चीज़ों को करना है, ओके। इसके अलावा ये दिक्कत भी होती है एस्पिरेंट्स को, पता ही नहीं होता कहाँ से क्या क्या चीज़ें ख़त्म है क्या नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, गूगल करते हुए पढ़ो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक।
आपका एक टॉपिक है मैनेज दिस MIS, है ना, है कहाँ है ये, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट में, ये क्या है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, है ना, तो ऐसे उससे भी लिंक कर लोगे, ठीक, उसमें भी कोई बात कर रहे हो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एडवांटेज क्या है, टाइमली रिलायबल इंफॉर्मेशन, डिसीजन, वो भी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है MIS, वो भी डिसीजन मेकर्स को इन्फॉर्मेशन देता है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या, डिसीजन मेकिंग, कैसे कैसे, हैशटैग थिंकर, हैशटैग लिंकिंग, कौन सा थिंकर है, साइमन ने क्या बोला था, डिसीजन मेकिंग हैज़ 3 स्टेप्स, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, इजंट इट, इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इसी से इंटेलिजेंस एक्टिविटी में इनपुट मिलेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग, और चूज़ करने में भी हेल्प करेगा आपका इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा, FIS, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। प्रोवाइडिंग इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम, इनपुट दिया जा रहा है यानी इनपुट का देने का काम कर रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, अगेन इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत जगह लिंक किया जाएगा, जैसे अगर आपने पबेट PDF मैगजीन आप डाउनलोड करोगे या आपने की हुई है तो इन्फॉर्मेशन जहाँ RTI वगैरह की बात की होगी वहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन से लिंक जरूर किया होगा, और मैंने लिंक करते हुए टाइम उसे चेस्टर, बर्नार्ड, साइमन, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन सबसे लिंक कर दिया होगा डायग्राम में। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन इनपुट, इसके अलावा मॉनिटरिंग फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, इसको मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। सो दिस इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ARC ने क्या बोला कि रोबस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द लाइन ऑफ दिस, सियापा नहीं है, ये सियाफी है, ऑफ ब्राज़ील, याद रख लेना इसको, इंटरनेशनल एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो कि सियाफी ऑफ ब्राज़ील। ये है क्या, ये बेसिकली एक जैसे FIS होता है तो ब्राज़ील में ये FIS है, सियाफी नाम है, फुल फॉर्म क्या है नॉट इम्पॉर्टेंट, बस यू कैन कोट इट कि सेकेंड ARC ने ऐसा बोला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, ओके। देन वी हैव द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक एक्रूअल सिस्टम होता है और एक अकाउंटिंग का सिस्टम होता है कैश बेस्ड सिस्टम। इश्यूज़ हैं कुछ कैश बेस्ड सिस्टम में, इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है कि एक्रूअल बेस्ड बजटिंग हमें करनी चाहिए। कैश बेस्ड सिस्टम में क्या दिक्कत है, कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन विज़ द बजट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो बजट में होता है उस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन विज़ बजट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इट डज नॉट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बजट के हिसाब से काम चलता है कि हाँ इतना है, लेकिन रियलिटी जो है वो कवर नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड अ फुल पिक्चर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड चेंज दैट टेक प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं देता, और सिस्टम फेल्स टू रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी सच एज accrued liability arising due to the unfunded pension or superannuation benefits of the current liability arising from the disconnect between commitment and payments, ठीक है। तो कमिटमेंट और पेमेंट के वजह से और ये सारी चीज़ें मतलब वो कवर नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ बजट को कवर करता है कि ठीक है, मतलब यहाँ ऐसा है कि मतलब मान लो कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन पे ऑर्डर करी तो मतलब मान लो वो चीज़ आपके पास एग्जैक्टली अभी नहीं आई लेकिन पैसा कट चुका है ना, तो वो चीज़ कि पैसा जब ओवरऑल, अब या तो ये माना जाए कि जब वो आपके पास ऑर्डर डिलीवर हो गया तब माना जाए कि हाँ आज के दिन ये आज की तारीख में और आज के दिन और आज इतना पैसा, या फिर 4 दिन पहले जब वहाँ से चला था तब से शुरू किया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, कैश बेस्ड बजटिंग में बजट के हिसाब से उसी हिसाब से एनालाइज किया जाता है चीज़ों को, एग्जैक्ट रियलिटी नहीं देखी जाती। इस वजह से बाद में क्या हुआ और ये कैसे कमिटमेंट और पेमेंट में क्या डिफरेंस आ गए वो सब यहाँ कवर नहीं होता। सिमिलरली द प्रेजेंट सिस्टम जो है वो इज़ अनेबल टू ट्रैक करंट एसेट्स। तो अब जैसे मान यहाँ पे करंट एसेट्स एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल एसेट ट्रेस भी नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा लेस कॉम्प्रिहेंसिव है, बट स्टिल कहोगे कि यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्री, क्योंकि इसके रीज़न है क्यों यूज़ कर रहे हैं वो पहले समझो। यहाँ लिखा नहीं है सेकेंड ARC में, लेकिन आप ये समझो क्यों, फिर क्यों, अगर गलती हैं कमियाँ हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हो, क्या मतलब ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, तो उसका रीज़न है। देखो एक तो है हिस्टोरिकल रीज़न,
हिस्टोरिकल रीज़न इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स यही यूज़ करते थे, यही वाला सिस्टम, ठीक है, कैश बेस्ड। और फिर वो चले गए। फिर चेंज इज़ द, वैसे तो ओनली कांस्टेंट, बट चेंज इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि लोगों को स्टेटस को पसंद है ना। फोर्थ रिपोर्ट पढ़ोगे अगर एथिक्स एंड गवर्नेंस, वो ये सब बातें करती है कि लोगों को चेंज पसंद नहीं होता, तो चेंज लाओगे तो रेसिस्टेंस आएगा, तो फिर चेंज करने से बढ़िया है जो है वो रहने दो, ऐसा चीज़ है। हिस्टोरिकल रीज़न है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा यूटिलिटी, क्योंकि फिर क्या होगा यूटिलाइज, क्योंकि अभी बजट के हिसाब से वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें फिर यूटिलिटी में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। सिस्टम ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल flows at the time economic value is created, transformed, exchanged, transferred, extinguished, whether or not cash is exchanged at that point of time, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कैश एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन द रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड एंड इनकम व्हेन इट इज़ अर्नड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर, ठीक है। इसके अलावा 12th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे बोला, अभी तो हम 15th फाइनेंस कमीशन भी आ चुका है, चेंज ओवर टू एक्रूअल बेस्ड बजटिंग। तो आप बस याद रखो कि एक्रूअल बेस्ड बजटिंग में चेंज करने को 12th फाइनेंस कमीशन ने बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा टास्क फोर्स क्रिएट होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट दैट रेलिवेंट अब, क्योंकि बस आप इतना याद रखो 12th ने ऐसा बोला था, ठीक, सो दैट यू कैन कोट कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट। अब इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट आपको पता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग आप सादा सब रिकॉर्ड अगर मेंटेन कर रहे हो उसे हम कहेंगे कि अकाउंटिंग हो रही है। ऑडिटिंग क्या है, उस रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन जब होता है तो हम कहते हैं ऑडिटिंग हो रही है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल होता है एंड ऑडिट होता है, ठीक है। वीकनेस ऑफ द प्रेजेंट इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में क्या दिक्कत है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एट कॉन्स्टिट्यूट अ टास्क फोर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री, नॉट रेलिवेंट, काट के फेंक दो। इसके अलावा टास्क फोर्स ने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, कोई टास्क फोर्स थी उसने ये ऑब्जर्व किया। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब याद रखो किसने क्या बनाया, क्योंकि 2006 की बात है, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। आप सिंपल याद रखो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सीरियस डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग इंटरनल ऑडिट मेकिंग इट इनएडिक्वेट एंड इनइफेक्टिव, ठीक है। सीरियस डेफिशिएंसी है तभी तो दिक्कत है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस आर आउटडेटेड है, ये एक पहला पॉइंट है। नो मैनुअल्स इन मैनी केसेस, देयर आर नो मैनुअल्स इन मैनी केसेस। तो ऑडिट का जो मैकेनिज्म है वो सब आउटडेटेड है और कोई मैनुअल नहीं है, ये बोला। देयर आर ऑल्सो नो प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड सही नहीं है, अंडर रिसोर्सिंग है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस इज हैम्पर्ड इन 2 वेज। एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर एंजॉयड टू द रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर एंजॉइन टू, इसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र एंजॉइन कर लेते हैं तो फिर ऑडिट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज भी ये चीज़ें काम थोड़ी थोड़ी सी करती हैं, लेकिन ओवरऑल आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑडिट के प्रॉब्लम जो है वो आप सिंपल सा अपने जो भी सोर्सेज हैं उनको रेफ़र कर सकते हो इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, जो भी आपने स्टैटिक में पढ़ा है तो वो चीज़ आप रेफ़र कर सकते हो। रिकमेंडेशन क्या है, एन ऑफिस ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर CIA, ठीक है, USA में अभी CIA है इंटेलिजेंस का बॉडी, यहाँ पे CIA चीफ इंटरनल ऑडिटर शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन सिलेक्ट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो ऑफिस है चीफ इंटरनल ऑडिटर का बनाया जाना चाहिए इन द सिलेक्ट मिनिस्ट्री टू कैरी आउट द फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम। CIA शुड बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनल ऑडिट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफिस ऑफ कैग। तो कैग भी है, ये भी है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन। और अकाउंटिंग फंक्शन शुड बी कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग अलग ये हो भी चुका है, ये अलग ही रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग फंक्शन शुड बी कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग अलग होना चाहिए, और ये इसके साथ होना चाहिए, ये CIA होना चाहिए, चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। जस्ट ट्राई टू रीड दिस थिंग। और इसके बारे में एक चीज़ आपके लिए होमवर्क है कि पता करो इसका कोई पैरेलल इंडिया में
पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मतलब अभी ऐसा कुछ ऑफिस बन चुका है या नहीं बन चुका, अगर बन चुका होगा तो यू कैन नॉट यूज़ दिस रिकमेंडेशन। CI मतलब बाकी का मैं रेफ़र बता दूंगा, लेकिन बस उस चीज़ के बारे में मेरे को कंफर्मेशन में लेना मैंने उसको अवॉइड मतलब नहीं है वो मुझे आइडिया, ठीक है। सो दैट थिंग इज़ देयर, वो आपका होमवर्क है इस वजह से, ठीक, आप खुद से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है, एक ऑफिस और है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैंने इंस्टीट्यूशनल बोल दिया था शुरू में जब मैंने बोला था कमेटी में मैं बात कर रहा था गोलिक की, है ना। एक सेकंड गाइस, okay, so at the starting of the lecture I was talking about coordination, और coordination में मैंने बोला था 3 तरीके का coordination of hierarchy, coordination of ideas और coordination by committee, ठीक है। तो वहाँ पे जो coordination मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने एक बोला था committees की तरह यहाँ पे IFA काम करता है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये क्या करता है, ये बेसिकली बॉडी जो है, ये एक बॉडी है अंडर द फिनेंस मिनिस्ट्री, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके अंडर में है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बॉडी जो है वो और मिनिस्ट्रीज़ के साथ, उनके जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ एक उस पर आती है एक डिस्कशन, और इसके साथ उनकी क्या नीड्स हैं विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंस। जैसे बजट आने वाला है तो उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है। तो उस नीड्स के हिसाब से ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ये बॉडी है, एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से दिस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर अटैच्ड है, और मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, सॉरी फॉर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, प्लस ये अटैच रहती है दूसरी मिनिस्ट्री से, जैसा मैंने पहले बताया। जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके अंदर ये अटैच हो जाती है। फिर क्या होता है, वहाँ से ये मतलब उनको फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह देते हैं। अभी रिसेंटली 2019 में अभी एक इनकी ये जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इनकी एक कमेटी की इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी, उसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पे बोले थे, उसमें उनकी स्पीच वगैरह जो है वो न्यूज़ में भी आई थी। तो मतलब ये बॉडी अभी फंक्शनल है, और ये बॉडी जो है 1974 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में यूज़ हुई थी। उसके बाद इस बॉडी ने ऑल मिनिस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लिया 1975 और 6 में, ठीक है। तो ये फाइनेंस के अंदर, लेकिन दूसरी बॉडीज़ के साथ, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ ये बात करती है, उनकी फाइनेंशियल पावर में एक्सरसाइज करने में असिस्ट करती है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। जैसे ये चीज़ तो हो गई कि अदर मिनिस्ट्री से करती है, साथ ही अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो जैसे आपकी जो मतलब जो आपके मिलिट्री, जो ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं इन द यू कैन से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको भी फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस करता है, असिस्ट करता है। आई होप यू आर गेटिंग। रोल ऑफ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जो है ये वाला रोल प्ले करता है अकाउंटिंग अथॉरिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड accountable for financial management of ministry department, responsible for the effective, efficient, economical, ये 3 E's वही वाले हैं विल्सन वाले, ठीक। responsible for the preparation and shall ensure that the ministry of department aims full and proper record of financial transaction, ठीक है। so this is there, and apart from that रिलेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो रिकमेंडेशन है कि देयर इज़ अ नीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सिनर्जी बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी फॉर द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस्ड रिपोर्टिंग बाय ऑडिट, ठीक है, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑडिट के टाइम पे। देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज इंटरेक्शन एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड ऑडिट इंक्लूडिंग द सीनियर लेवल, ठीक है। इसके अलावा टाइमलीनेस ऑफ ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, टाइमलीनेस ऑफ ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्करेंट परफॉर्मेंस ऑडिट
ऑफ लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग स्कीम जो है उनका कॉन्करेंट परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म स्कीम है शुड बी अंडरटेकन एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के बाद कॉन्करेंट परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिट नीड्स टू बी मोर टाइमली इन इंस्पेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग so that there can be a used for timely corrective action, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट का भी यूज़ जो है वो होना चाहिए और बार बार होना चाहिए। ऑल ऑडिट्स फॉर द ईयर अंडर द रिव्यू शुड बी completed by 30th September, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, बस आपको बाकी जो जेनरिक पॉइंट हैं यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तो आई टी शुड बी यूज्ड इंक्रीजिंगली, ये भी कोई बड़ा पॉइंट नहीं है आज के टाइम में। और इसके अलावा द पेंडिंग ऑडिट पैराज शुड बी मॉनिटर्ड बाई हैविंग अ डाटाबेस ऑन देम इन ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट में सारा चीज़ें होती हैं क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो है वो क्वेश्चंस डिबेट्स वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सिंपल सा है, कुछ उसमें नहीं है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता ही क्योंकि पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैग है, कैग के बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो जो भी अपडेटेड है, ठीक है। बाकी बहुत सी चीज़ें आउटडेटेड भी हो सकती हैं तो कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ओके। सो दिस इज़ इट। और इसी के साथ अकाउंटेबिलिटी का एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो जो पीएसी होती हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। और बाकी इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल से जेनरिक पॉइंट है जो आपको सिंपल से पता होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और इसी के साथ हमारी ये मैगज़ीन, ये जो मतलब सेकेंड ARC जो है वो हमने कवर करी। आज की वीडियो में हमने शुरुआत करी थी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की लिंकिंग से अलग अलग टॉपिक के साथ। ओवरऑल वीडियो में भी मैं लिंकिंग करता रहा हूँ और मैंने जितना हो सकता था सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं। और जो भी PPBS और परफॉर्मेंस बजटिंग और ये सारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे कवर करी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फोकस एरिया जो आपका होना चाहिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो फोकस एरिया होना चाहिए जो अलग अलग थिंकर्स के कोट हैं बजट से रिलेटेड, जो बजट के बारे में किसी ने कुछ बोला है और किसी ने कुछ बोला है, वो कोट बेस्ड क्वेश्चन UPSC पूछता है। और बजट के अलग अलग डायमेंशन है। बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है, बजट सोशियो कल्चरल डॉक्यूमेंट भी है, बजट अकाउंटिंग एक्सरसाइज वाला डॉक्यूमेंट भी है, बजट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट भी है, बजट वेलफेयर डेवलपमेंट को करने वाला डॉक्यूमेंट भी है। ये सब क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कि बजट इज़ इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट कमेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अलावा UPSC ने बजट से रिलेटेड जो कोट हैं अलग अलग लोगों के, ठीक है, बर्ट्रैम ग्रॉस का कोई कोट है कि उन्होंने बताया था कि 6 टाइप का बजट USA में आया, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं। या फिर एक इम्पॉर्टेंट एक फेवरेट थिंकर है UPSC का विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो जो थिंकर हैं वो बजट पे बहुत सारी चीज़ें बोले हैं। लाइक उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि बजट इज़ नथिंग बट द एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उनके साथ प्राइस टैग अटैच है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे उनकी बात की गई है और वो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो विल्डावास्की थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो बजट से रिलेटेड स्टेटमेंट आते हैं और बजट का एप्लीकेशन अलग अलग पॉइंट के, बजट ऐसा है, बजट वैसा है, प्लस बजट से रिलेटेड थिंकर से लिंक करके भी आता है। डायरेक्टली नहीं आता कि उससे लिंक करो, लेकिन बजट एज अ कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइज, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। बजट एज अ काइंड ऑफ ऐसी एक्सरसाइज वैसी एक्सरसाइज। तो मैंने जो शुरू में कहानी बताई है दैट विल हेल्प यू टू राइट द थिंकर्स एंड राइट द पॉइंट्स, ताकि आप उन चीज़ों को एनालाइज कर सकें। सो दिस इज़ इट। और यही है इस चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में। और बाकी सारी इकोनॉमिक्स की जानकारी है जो आपने अपने GS3 में कवर करी ही होगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो है आपका टाइप्स ऑफ बजट और जो प्रोएक्टिव या जो आपके सेकेंड ARC के पॉइंट्स और बाकी जो क्या चेंजेस आने चाहिए वो सारे चेंजेस, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका जो नीति आयोग का अभी 3 ईयर एक्शन एजेंडा और इंडिया एट 75 ये सब हैं, उनमें देखो, एनालाइज करो क्या क्या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से पर्सपेक्टिव में चीज़ें हैं, ठीक है। और आई विल ट्राई टू ब्रिंग द वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक एज वेल, ओके। सो दिस इज इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। शेयर करो ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप उनका भला चाहते हैं तो, वैसे मुश्किल ही है कोई शेयर करेगा। और इसके अलावा यू कैन बेसिकली डाउनलोड द पवेट मीडिया मैगजीन। उसमें जो भी मैंने शुरुआत में बताया, जो भी पूरे लेक्चर में मैं यहाँ पे लिंक वगैरह करता रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं वहाँ पर भी करता हूँ मैगजीन के अंदर, ठीक है। तो यू कैन सब्सक्राइब एंड द लिंक एंड द अदर प्रोसीजर कैसे क्या करना है वो सब
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल, वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।